अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फ़िलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके हमरा वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और कई आला ओहदेदार भी हैं। आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के लिए मरकज़ी आबी वसाइल के वज़ीर से मुलाकात की। इस मुलाकात में मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र शेखावत से रियासती वज़रा बशमूल वज़ीर आला ने दरख्वास्त की कि पालामुरू रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाए। उन्होंने मुख्तलिफ़ तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि इसे कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने के लिए मुख्तलिफ़ वजारतों से मंजूरी की ज़रूरी है। अब तक 7 वजारतों ने इसे मंजूरी दे दी है। इसका DPR करीब 57,000 करोड़ का है। इस DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पहले ही सबमिट किया गया था और उसी बुनियाद पर 7 वजारतों ने मंजूरी दे दी है। अभी मौजूदा 4 वजारतें और हैं जिनकी मंजूरी बाकी है। उनकी मंजूरी हासिल होने के बाद ही इसे बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस का दर्जा हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत एक एप्लीकेशन सबमिट करेगी। वज़ीर सनअत श्रीधर बाबू ने कहा कि अवाम शिकस्त का मज़ा चखाने के बाद भी BRS के गुरूर में कमी नहीं आई है। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS पार्टी ने जो बुकलेट जारी किया है उसकी शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि 3,500 दिन हुकूमत BRS की रही है, लेकिन कांग्रेस के इख्तिदार में आकर 35 दिन भी नहीं हुए कि BRS पार्टी ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। आज गांधी भवन में रियासती वज़ीर D सीतक्का के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस के मंशूर के खिलाफ BRS ने साजिश शुरू कर दी है और वो काफ़ी जल्दबाजी से काम कर रही है। फिर उन लोगों को 420 बोलना 10 साल के बाद। BRS पार्टी 420 है, जो कांग्रेस पार्टी के हुकूमत है और हुकूमत में 30 दिन भी नहीं हुए। इन लोगों को बोलना ये आम जनता तय करेगी। बहुत सारे अभी TRS अब TRS पार्टी बहुत चंद बातों के ऊपर बात करे। अभी मैनिफेस्टो में उन लोगों के मैनिफेस्टो में हम लोगों से ज़्यादा वो मैनिफेस्टो में बताए। उन लोगों जो मैनिफेस्टो में बताए 3,000 हर बहनों को देने के लिए हर घर में। उन लोगों बताए मैनिफेस्टो में, हम लोग जो 2,500 जो बताए 2,500 किसी हाल में कांग्रेस पार्टी सरकार अगर हुकूमत में आया है तो निभाएंगे बोल के हम लोगों को वोट डाले। आप लोगों को वोट नहीं डाले। अभी 30 दिन भी नहीं हुए भाई। 30 दिन में हर मैनिफेस्टो में आप जिन बातों पे ध्यान करें, आप 10% भी अमल नहीं करें, मगर 1 महीने में हमारा जो गारंटी में 2 इम्पॉर्टेंट गारंटी में जो अंश है उन लोगों को निभाने के लिए हम अमल कर रहे हैं। जो हमारे बहनों को RTC बस में फ्री बस राइड दिसंबर 9 से आज तक चला रहा है। 6.5 करोड़ 0 टिकट्स दिए। हमारे बहन खुशी से बस में ट्रैवल करते हुए लोगों को पता है, मगर ये TRS वालों को पता नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहते हैं, आप जो जब 2018 में सरकार में आए थे
कांग्रेस के रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने आज बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद का निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में साबिक वज़ीर आला केसीआर को ही लोग 420 मानते हैं। आज उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि साबिक वज़ीर केटीआर ने कांग्रेस को 420 का एक नाम देने की कोशिश की है। केसीआर ने पहले दलितों को ये कहकर धोखा दिया था कि वो एक दलित को सीएम बनाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ वादे करते हुए आवाम के साथ धोखेबाजी की गई, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए एक बुकलेट लाई गई जिसे 420 का नाम दिया गया। ये तो ताज्जुब की बात है, नया हुकूमत आके 1 महीने भी नहीं हुआ सा, 7 तारीख है तो 1 महीना होता। कल जो है केटीआर बीआरएस की नेता कांग्रेस पार्टी की चुनाव मुद्दे 420 एबल के बोलना तो मुझे ताज्जुब लग रहे। वो 10 साल हुकूमत रहकर 1 महीने की भी नहीं हुआ पूरी। अरे उनकी जल्दबाजी देखो साहब। अगर 420 कोई है बोले तो पूरा तेलंगाना रियासत में केसीआर ही नंबर 1 420 है। नंबर 1 420 तेलंगाना रियासत कौन हो सकते बोले तो केसीआर हो सकता। आवाम को चुनाव मुद्दे में धोखा दिए सवाल में पहले नंबर अव्वल दर्जे में कौन आता बोले तो केसीआर आता। तुम तो 2014 की चुनाव में क्या बोले, ये पहले चीफ मिनिस्टर एक दलित बनते बोल के बोले एससी बना है क्या सब? आप दलित को धोखा दिए सवालों से नंबर 1 आप है, नंबर 1 420 आप है। दलित हमको 3 एकड़ जमीन दी तुम बोल के बोले, नहीं दे सके, नहीं दिए। कौन है धोखेबाज? आप है धोखेबाज। अगर 420 है बोले तो ये पूरा रियासत में तेलंगाना में नंबर 1 420 केसीआर है। ये गिरिजनों को रिजर्वेशन जो उनकी आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से देने का है, 6 महीने 1 साल के अंदर अमल में लाना सा हुकूमत आने के बाद। 8 साल लिए 8 साल एसटी गिरिजनों को धोखे में रखे। अगर एसटी को अगर कोई धोखा दिए बोले तो केसीआर नंबर 1 धोखेबाज कौन है बोले तो केसीआर है नंबर 1 धोखेबाज। आपसे तो ऐसी बातें मत करो। अगर तेलंगाना की कोई भी हक बचाना है तो सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती। टीआर 2014 में हुकूमत का आने के बाद 1 महीने के अंदर क्या काम करे बोलते एक काम करे साहब, अपना सीलेट पावर प्रोजेक्ट ले जाके आंध्रा को दे दिए, अपना भद्राचल 7 मंडल को देके आंध्रा को दे दिए। ये अपना कारनामा है केसीआर की। आप बात करने से पहले तो सोचिए बात करो। आवाम को सब मालूम है कौन क्या है। थोड़ा देर से ही मगर एक अच्छा डिसीजन लिया। अब ये रियासत को दुरुस्त करना ये सब कांग्रेस की जिम्मेदारी है जरूर इंशाअल्लाह। वायएसआर तेलंगाना पार्टी को आज कांग्रेस में जम कर दिया गया। पार्टी की बानी और सदर वाइस शर्मिला जो गुज़िश्ता रोज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंची थी, उन्होंने आज अपने शोहर के साथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। इस तरह शर्मिला रस्मी तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस में शर्मिला की शमूलियत के मौके पर उनके हामियों ने उनकी तायद में नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने अपनी पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वायएसआर तेलंगाना पार्टी आज से इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन गई है। उन्होंने अपने वालिद साबिक वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश राजशेखर रेड्डी को याद करते हुए उन्हें तेलुगु अवाम के एक अफसानवी रहनुमा करार दिया, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी न सिर्फ कांग्रेस की खिदमत की बल्कि कांग्रेस की खिदमत करते हुए अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज यह खुशी की बात है कि उनकी बेटी उनके नक्शे कदम पर चल रही है और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन रही है। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जोहार वाईएसआर, जोहार वाईएसआर। APA
కాదు అండమాన్లో అయినా సరే నమ్మకంగా పనిచేస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా నిర్ణయిస్తే అదే ఫాలో అవుతాం. We will know everything in the next couple of days. లేదు, వాళ్ళు గౌరవంతో ఆహ్వానించడం జరిగింది. మేము రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కళ నెరవేర్చేందుకు బీజేపీ పార్టీని ఎలా అయితే కేసీఆర్ గారిని అక్కడ గద్దెదించామో బీజేపీ పార్టీ మన దేశానికి అధికారంలో ఉండడం మంచిది కాదు అని తలంచి రాహుల్ గాंधी प्रधानमंत्री చేసుకోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలి. आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर जी रुद्रा राजू ने वाई शर्मिला की कांग्रेस में शमूलियत का इस्तकबाल किया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान उनको जो भी जिम्मेदारी देगा वो उसके पाबंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि वो शर्मिला के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुस्तहकम करने का काम करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर आंध्र प्रदेश से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भी वो जद्दोजहद करेंगे. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు శ్రీ మల్లికార్జున ఖార్గే గారి నేతృత్వంలో మాజీ అధ్యక్షులు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినటువంటి దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమార్తె షర్మిలమ్మ గారు లాంఛనంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ మేరకు మా ఆల్ ఇండియా ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ మాణిక్ ఠాగూర్ గారు మరి కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున వారిని స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. సరే, కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి నేతృత్వంలో పార్టీలో ఉన్నటువంటి సీనియర్ నాయకులు, మా వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు వారందరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరింత బలోపేతమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. పార్టీ హైకమాండ్ ఏది నిర్ణయిస్తే దానికి నేను కట్టుబడి ఉంటాను. साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मुलाकात की और उनकी अयादत की. उनकी सेहत के बारे में उन्होंने मालूमात हासिल की. विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारी के जरिए जगनमोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीआरएस कायदीन प्रशांत रेड्डी और पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया. जगनमोहन रेड्डी एयरपोर्ट से कार के जरिए बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़ चंद्रशेखर राव के मकान पहुंचे, जहां बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने उनका इस्तकबाल किया. केसीआर से जगनमोहन रेड्डी ने काफ़ी देर तक मुलाकात की और साथ में लंच भी किया. वाज़ेह रहे कि 7 दिसंबर को सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बायस उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी. 8 दिसंबर की सुबह उन्हें सोमाजीगुड़ा हैदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनके कूल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया था और 15 दिसंबर को हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. उन्हें करीब 8 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है. फिलहाल वो हैदराबाद के नंदी नगर में वाक़ अपने मकान में रिहाइश पजीर हैं. रेवेन्यू हुक्काम ने तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस को नोटिस जारी की है. इस नोटिस में कहा गया है कि पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में तिजारती सरगर्मियां जारी हैं. इस नोटिस में निशानदही करते हुए कहा गया कि पार्टी के दफ्तर में मौजूद न्यूज़ चैनल की कार्रवाइयों को जल्द से जल्द बंद किया जाए. रेवेन्यू हुक्काम ने तेलंगाना भवन के इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में वजाहत करें. बताया जाता है कि बीआरएस 2011 से तेलंगाना भवन में न्यूज़ चैनल चला रही है. रेवेन्यू हुक्काम ने नोटिस में पूछा कि पार्टी दफ्तर में किस तरह चैनल चलाया जा सकता है, जो क़वायद की खिलाफ वर्जी है. इसी दौरान इस बात की इत्तलात है कि बीआरएस अपने चैनल को दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारी कर रही है. बीआरएस के तमाम अरकान असेंबली चंद्रशेखर राव के साथ हैं. कोई भी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होगा. ये बात बीआरएस के सीनियर लीडर व करीमनगर के रुकन असेंबली गंगुला कमलाकर ने कही. उन्होंने तेलंगाना भवन में करीमनगर पार्लिमानी हल्के के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत की. रियासती वजीर ने बताया कि कोई भी केसीआर को छोड़कर नहीं जा रहा है. अगर कांग्रेस पार्टी उनके एक कायद को ले जाती है तो बीआरएस में 10 कायदीन शामिल होंगे. उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम दरवाजे खोलते हैं तो सूरत हाल ये है कि कांग्रेस के अरकान असेंबली बीआरएस में शामिल होंगे. गंगुला कमलाकर ने बताया कि हम 10 साल इख्तिदार पर रहे हैं और हमारे लिए इख्तिदार अहम नहीं है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने नाकाबिले अमल वादे करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है. वादों पर अमल आवरी में कांग्रेस हुकूमत नाकाम हो गई है. కేసీఆర్ గారు ఓడిపోతారా ఓడిపోయినరా అని కొంచెం బాధ అవుతుంది వాళ్ళందరి కూడా. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు, అమలుకు నోచుగా హామీలు ఇచ్చారు. ఆ హామీల వల్ల కూడా చాలామంది అట్రాక్ట్ అయ్యారు. మరి మొత్తం మంది అట్రాక్ట్ అయితే మేము కూడా 3 ఓడిపోవాలి కదా, మేము కూడా 3 గెలిచినాం కదా. సో కొన్ని ప్రాంతాలలో
ప్రజలు వారి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అన్ని హామీలు అవి ఇస్తాయా వస్తాయా అని భావన ఉండి ఓట్లేసడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది, ఒక 1 month లోపే తెలిసిపోయింది. 9వ తారీఖు ఇస్తా అనే ఇంతవరకు సమస్య లేదు. 9వ తారీఖు అంటే ఇస్తా అన్నారు, అది ఇప్పటివరకు వెళ్ళే 1 month లోపల ఇంత ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను ఫస్ట్ టైం కనబడ్డది. ఏ ప్రభుత్వం కూడా 6 నెలల్లో 8 నెలల్లో 1000 సంవత్సరానికో 2 సంవత్సరాలకో బయటపడుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు మాట ప్రకారం ఇస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 7th నాడు ప్రమాణస్వీకారం చేస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 9వ తారీఖు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానని ఇప్పుడు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. మేము మమ్మల్ని శ్వేతపత్రం పెట్టుకొని మా మీద దాడి చేసే వాళ్ళు మీరు ఏం హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీని నిలబెట్టుకోండి. मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने दरखास्तों के नाम पर वक्त गुजारने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शुबा जाहिर किया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना के तहत जो दरखास्तें कबूल की जा रही हैं उसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि आवाम को दरखास्तों में उलझन का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली BRS हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान गिरफ्तार होकर जेल जाने वाले अफराद की तमाम तफसीलात मांगी जा रही हैं। हालांकि ये तफसीलात हुकूमत के पास है। किशन रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत की नीयत साफ है तो वो बगैर किसी दरखास्त के तमाम अहल मुस्तहिकीन तक स्कीमात का फ़ायदा पहुँचाए। గుమ్మడికాయల దొంగెవరంటే భుజాలు తొడిమి చూసుకున్నట్టు ఈరోజు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గతంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కాళేశ్వరానికి సంబంధించినటువంటి అవినీతి ఆరోపణల పైన పూర్తి వివరాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి, నేను సిబిఐకి ఇస్తున్నాను, సిబిఐకి ఉత్తరం రాస్తున్నానని చెప్పాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకే అవకాశం వచ్చింది. సిబిఐ దర్యాప్తు చేయడానికి ఆదేశాలు ఇచ్చేటువంటి కావచ్చు, అడిగేటువంటి అవకాశం కావచ్చు, ఉత్తరం రాసేటువంటి అవకాశం ఇప్పుడు మీకు వచ్చింది, మీరు చేయాలని అడిగాను. దీంట్లో మరి అనేక రకాలుగా అసలు విషయాన్ని పక్కన పెట్టి వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు. నేను ఇప్పుడు కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాను, ముఖ్యమంత్రి హోదాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇప్పుడు రాయండి ఉత్తరం. ఇప్పుడు తప్పకుండా సిబిఐ దర్యాప్తు చేస్తుంది. బౌండ్ టు ఎంక్వైరీ అన్నమాట. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగినప్పుడు తప్పకుండా దర్యాప్తు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత సిబిఐకి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అడగాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. तेलंगाना भर में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के लिए आधार और राशन कार्ड को लाजमी बनाने पर आवाम की बड़ी तादाद आधार कार्ड्स को अपडेट करवाने के लिए मी सेवा सेंटर्स पर देखी जा रही है। आवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नाकाफ़ी आधार सेंटर्स की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। कई अफराद ने कहा कि इस तरह की खतारें रोज़ाना देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन सेंटर्स के अमले की जानिब से रोज़ाना सिर्फ 100 आधार कार्ड ही अपडेट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बकिया अफराद को जो कतार में ठहरे हुए हैं उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है। बाज़ ख़वातीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो घर के कामकाज छोड़कर सुबह ही से कतार में ठहरने के लिए मजबूर हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को तेलंगाना में 2 खाली MLA कोटे के MLC सीटों के ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। वाज़ेह है कि BRS MLAs माफ़ कीजिएगा MLCs कडियम श्रीहरि और पार्टी कौशिक रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद MLC के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसकी वजह से 2 सीटें खाली हो गई थी। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। इंतखाबात के नोटिफिकेशन रवा माह की 11 तारीख को जारी किया जाएगा। उसी दिन से पर्चे नामजदगी की वसूली शुरू हो जाएगी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जनवरी होगी। 19 तारीख को नामजदगी की जांच पड़ताल होगी और 22 तारीख तक नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन की पोलिंग 29 जनवरी को होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि नताइज का ऐलान 1 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेलंगाना में 2 और यूपी में 1 MLC सीट के लिए ज़मीनी इंतखाबात होंगे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया ने जुमेरात को हैदराबाद के बस भवन में किराए पर लेने वाले बस मालिकीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। वाज़ेह है कि किराए पर बस चलाने वाले मालिकीन 5 जनवरी से हड़ताल करने की धमकी दे रहे थे। इस सिलसिले में ये मीटिंग मुनक़िद की गई। किराए के बस मालिकीन ने इजलास में बुनियादी तौर पर 5 चीज़ों पर तंजीम की तवज्जो दिलाई। तंजीम के आला अहदेदारों से उन पर तबादला ख्याल किया गया। RTC ने उन मसाइल को हल करने की फिजिबिलिटी का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। कमेटी की सिफारिशात का जायज़ा लेने के बाद किराए पर लेने वाले बस मालिकीन को समझाया गया कि इंतज़ामिया उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से आज सुबह किराए पर बस मालिकीन ने मुलाकात की। उन्होंने उनके मसाइल पर गौर करने के लिए कहा।
యాజమాన్య దృష్టిలో కూడా ఆ సమస్యలు ఉన్నాం. ఎందుకంటే మన బస్సులో కూడా ఆ సమస్యను మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. అవి కూడా మనం కన్సిడర్ చేసి మనం సైంటిఫిక్ గా మనం వర్కౌట్ చేసి డెఫినెట్లీ ఈ యొక్క సమస్యని పరిష్కరించడానికి యాజమాన్యం కృషి చేస్తుంది. ఈ సమస్యలు మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అంటే కొంత ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఈ కేఎంపీఎల్ పెరుగుతుంది, కొంత మన మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ పెరిగింది, కొంత టైర్స్ మనము యూసేజ్ ఎక్కువ అయిందని చెప్పి, అదేవిధంగా కొంత ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి కూడా వాళ్ళు మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఆ సమస్యలు మా దృష్టిలో ఉన్నావు డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే మా బస్ కూడా రన్ కావడం జరుగుతుంది. సో అవి కూడా మనము ఒక హై లెవెల్ కమిటీ చేసి సైంటిఫిక్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెరుగుతుంది, ఒక దగ్గర తగ్గేది. पिछले असेंबली इंतखाबात में मजलिस और कांग्रेस के दरमियान नामपल्ली असेंबली हल्के में सख्त मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन ने कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान के मुकाबले की भी खूब चर्चा हुई। उन इंतखाबात की तलखियाँ अब भी बाकी हैं। आज इत्तेफाक से माजिद हुसैन और फिरोज खान का नामपल्ली हल्के में उस वक्त आमना सामना हो गया जब वो प्रजा पालना के एप्लीकेशंस के सिलसिले में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि मजलिस और कांग्रेस के हामियों ने अपने अपने कायद की तायद में खूब नारेबाजी की, लेकिन दोनों ने समझदारी और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। कोई भी परेशानी है तो भाई है, आज तो हम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की टीम में हर पार्टी की ओर से नए साल के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने तलबा को खुशखबरी दी है। रियासती हुकूमत ने कबलजी स्कूलों के लिए संक्रांति की 6 रोज़ा तातीलात का ऐलान किया था। ताहम अब इंटरमीडिएट तलबा को संक्रांति के मौके पर सिर्फ 4 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक तेलंगाना में इंटरमीडिएट कॉलेजेस को संक्रांति की तातीलात 13 जनवरी ता 16 जनवरी रहेगी, जबकि स्कूलों को 12 जनवरी ता 17 जनवरी तातीलात का ऐलान किया गया। रियासत भर में कॉलेजेस संक्रांति की तातीलात के बाद 17 जनवरी को दोबारा खुल जाएंगे। इंटर तलबा के प्री फाइनल इम्तिहानात 22 से 29 जनवरी तक होंगे। इस साल संक्रांति के तातीलात में दूसरे हफ्ते यानी 13 जनवरी की छुट्टी को भी शामिल किया गया है। तेलंगाना की नई कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक चालानात पर रियायत से इस्तेफादा करते हुए अवाम की बड़ी तादाद अपने ज़ेर इल्तवा ट्रैफिक चालानात अदा कर रही है। चालानात की अदायगी के लिए पहले के बरखिलाफ ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट अब आसानी से खुल रही है। ज़ेर इल्तवा चालानात पर हुकूमत की जानिब से डिस्काउंट के ऐलान के बाद अवाम का हुजूम उमड़ पड़ने की वजह से वेबसाइट खुलने में मुश्किलात का सामना था। हालिया दिनों में हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हदूद में ट्रैफिक चालानात की अदायगी के अमल में तेज़ी पैदा हो गई है। इस तरह अब तक भारी रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई गई है। रियासत भर में बड़े पैमाने पर ज़ेर इल्तवा ट्रैफिक चालानात को ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाया गया, जिसकी शहरियों की जानिब से सताइश की जा रही है। पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो इस वन टाइम पेशकश से फ़ायदा उठाएं। ज़ेर इल्तवा चालानात ऑनलाइन के ज़रिए अदा करने की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए ज़ेर इल्तवा चालानात की रकम अदा करने की आवाम से ख्वाहिश की है। ज़ेर तामीर एथेनॉल फैक्ट्री की इमारत को नुकसान पहुंचाने और वहां फ़राइज़ अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने पुलिस पर हमले के सिलसिले में तेलंगाना के ज़िले निर्मल में 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के गुंडमापल्ली गांव के करीब इस कंपनी के साइट पर मुजाहरा किया गया था। पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ दफात के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। मकामी अफराद इस फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यह एहतजाज गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब मुजाहिरीन ने फैक्ट्री के सामान को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। बीवी को साथ रहने से रोकने पर एक शख्स ने सास पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया और मुजाहमत पर बीवी का गला काट दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में पेश आई।
तफसीलात के मुताबिक जिले के इसनापुर पदम राव कॉलोनी में रहने वाले साई बाबा ने बीवी को साथ में रखने से रोकने पर अपनी सास शांतम्मा पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान उसकी बीवी सत्यवती ने मुजाहिमत की कोशिश की, ताहम उसने बीवी पर भी हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। मकामी अफराद ने सत्यवती को इलाज के लिए संगारेड्डी अस्पताल मुंतकिल किया। मुलजिम साई बाबा ने बादअज़ां पुलिस में खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। स्कूल बस की जद में आने के नतीजे में एक 2 साला लड़की की मौत हो गई। यह हादसा शहर हैदराबाद के हबशीगुड़ा में पेश आया। ये लड़की अपने बाप और दादी के साथ अपने बड़े भाई को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए आई थी कि ये वाकया पेश आया। पुलिस ने कहा कि बस का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसने लड़की को नहीं देखा। इस हादसे के नतीजे में लड़की मौके पर ही हलाक हो गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। एक जालिम शख्स ने अपने मासूम बेटे का कत्ल कर दिया। दिल दहला देने वाला यह वाकया रियासत तेलंगाना के ज़िले जोगलंबा गदवाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बॉबी नामी शख्स अपनी बीवी श्रावणी के अलावा बेटी और 1 साला बेटे के साथ रहा करता था। वो अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसे हरासा कर रहा था। खातून अपने बच्चों को लेकर मायके जा रही थी। शोहर ने बच्चों को अपने पास ही रख लिया और बीवी को भिजवा दिया। बीवी के जाने के बाद पीर की रात बॉबी ने अपने 1 साल के बेटे को जायद मिकदार में नींद की गोलियां पानी में मिलाकर पिला दी, जिसके नतीजे में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो फौत हो गया। बेटे को मार देने के बाद उसने बीवी को फ़ोन पर इस बात की इत्तला दी, साथ ही धमकी दी कि वो बेटी की भी जान ले लेगा। बीवी की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में बॉबी के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जिले करनूल में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के जिले निजामाबाद का एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा करनूल जिले के मंत्रालय में उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने उस शख्स को टक्कर दे दी। उस शख्स की जेब से दस्तयाब आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त निजामाबाद जिले के बिंदे कुल्लोर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले कुशाल के तौर पर की गई। पुलिस ने इस बात की इत्तला उसके अरकान ख़ानदान को दे दी और एक मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर के बेटे ने सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गागलापुर इलाके में रहने वाले ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर एम कौशिक को एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो गई। बेटे 38 साला मैथ्यूज का रवैया ठीक ना होने पर गुज़िश्ता चंद दिनों से बाप और बेटे में बहस व तकरार हो रही थी। जुमेरात की सुबह की अवलीन सातों में बेटे ने फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसके अरकान ख़ानदान ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जहनी दबाव इस इंतहाई इक़दाम की वजह समझा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। तिरुपति में कोविड के मामलात की तादाद 20 हो गई। तमाम मुतासरीन का इलाज रुइया अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जाता है कि वेंटिलेटर पर एक ज़ईफ़ खातून की मौत हो गई। यह ज़ईफ़ खातून कोरोना से मुस्बित पाई गई थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया जो ईडी की तरफ से 3 समन जारी होने के बाद मुसलसिल पूछे जा रहे थे। केजरीवाल ने बताया कि 3 समन जारी होने के बाद भी वो ईडी के सामने क्यों पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि जांच एजेंसी उन्हें लोकसभा इंतखाबात से कबल गिरफ्तार करना चाहती है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल की तारीख में ऐसा सिर्फ 25वीं बार हुआ है। इंडिया के लिए यह सिर्फ तीसरा मौका है और जब उसकी भागीदार वाली मैच का नतीजा 2 दिन में आ गया है। इंडिया ने ऐसे तीनों टेस्टों में जीत हासिल की है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।